हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पंटर। पंटर का मतलब क्या होता है? पंटर एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जैसे कि एक दो पैरों वाला इंसान जो गली के कुत्ते के समान होता है। यानी वो दुनिया को काटने के लिए किसी बड़े माई बाप ने छोड़ रखा होता है और उसी के कहे अनुसार या उसी के नाम पर वो सबके ऊपर भौंकता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, सबको धमकाता रहता है और बहुत ही शान दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला, 2 टके का होता है। इसी को कहा जाता है पंटर या पंटर लोग, बॉलीवुड की भाषा में है। अब ये कौन सी लैंग्वेज से निकल कर आया, मैं उसके बारे में ध्यान ज़्यादा सा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कुछ होता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान दुनिया का एक पंटर बना फिरता है, खासकर दुनिया में तो जो भी है, लेकिन यहाँ भारत के लिए या फिर एक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पंटर जो है वो पाकिस्तान है और भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में उसकी सबसे बड़ी भारत से दुश्मनी ऑब्वियस सी बात है कश्मीर और 2 नेशन थ्योरी को लेकर है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है और हम पीओके के ऊपर दावा कर रहे हैं, अक्साई चीन के ऊपर दावा कर रहे हैं और सक्सकम वैली से लेकर जो भी हिस्सा हमारे उस कश्मीर का जो हमारे कश्मीर के मैप में था वो चाइना में हो या पाकिस्तान में हो दावा कर रखा है। अफगानिस्तान की सीमा तक वो सारा हमारा है और इसको लेकर रहेंगे। ये भारत का एक अभिन्न अंग है और हम इसके लिए पूरी ताकत से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं या फिर पूरी ताकत से इसके लिए डेडिकेटेड हैं, इसके लिए कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भी वही कश्मीर के ऊपर एक हल्का फुल्का दावा जो है वो करे जा रहा है और दुनिया को ये इशू प्रोवाइड कर देता है भारत के अंदर इंटरफियर करने की। लेकिन पाकिस्तान अपने आप में खोखला हो चुका है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, और अगर आप फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक करके हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि हमारी वीडियो देखें। अपने आप में क्योंकि खोखला हो चुका है पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं इसे हिंदुस्तान से भिड़ने के लिए, और भारत जो है उसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी से लेकर मिलिट्री बजट से लेकर सब चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और यहाँ तक कि जब से 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और घुस घुस के मारा है और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया ने लागू करनी शुरू करी है, उसका असर ये है कि पाकिस्तान का वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो थ्रेट था कि वी आर अ न्यूक्लियर नेशन और हम एक न्यूक्लियर नेशन है, उसका जो थ्रेट था वो सारा धरा का धरा रह गया है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान या तो चीन से दोस्ती कर रहा है या फिर वो टर्की से दोस्ती कर रहा है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू सऊदी अरेबिया और पूरे अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमेरिका की जरूरतों के अनुसार दोस्ती होती है, तो पाकिस्तान को अब अमेरिका को जरूरत नहीं है। तो यही एक रीजन है कि अमेरिका ने भी अपनी दूरी बना ली है। ऐसी सिचुएशन में चाइना उसका फाइनेंसर है और ये उसका न्यू आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान है। आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजिकल फादर पाकिस्तान का टर्की बना हुआ है। ये जो है फाइनेंसर है, या यूं कहें कि पॉकेट मनी या एटीएम ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो चाइना है, लेकिन आइडियोलॉजिकल फादर जो है वो टर्की बना हुआ है, क्योंकि टर्की जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक नाम पर सऊदी अरेबिया के इक्विवेलेंट बैठता है। सुन्नी दोनों हैं, ये टर्क्स हैं, ऑटोमन एम्पायर का नाम है। सऊदी अरेबिया के अंदर अरब्स का नाम था तो उसमें ऑटोमन एम्पायर का नाम था। तो आजकल पाकिस्तान उसके राग अलाप रहा है। ऐसी सिचुएशन में टर्की, अगर आप टर्की की कहानी भी अगर आप सुनना यहां चाहेंगे तो टर्की को मोटे तौर पर अगर आप देख लेंगे यहां पर, तो दोस्तों यहां ये है एर्दोगान। एर्दोगान कौन? एर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट। और इस समय पर यकीन मानिए पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर, ये किसी टाइम पर दोस्तों बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर होता था, टर्क्स ने जीता था, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल होता था। आज के रशिया से भी, जो रशियन एम्पायर है, अगर इसकी पेरिफेरल देखा जाए तो वो रशियन एम्पायर से भी बड़ा ही मिलेगा, या उसके अलावा कोई दूसरा एम्पायर इतना बड़ा नहीं होगा जितना ऑटोमन एम्पायर था। और रशिया के बॉर्डर्स तक आधा यूरोप जीत लिया, रशिया जीत लिया। आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य था। अरब नेशन से लेकर इजिप्ट से लेकर अल्जीरिया तक ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था, इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब यहां पर इसका नाम है एर्दोगान।
टर्की में आया हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस, और इकोनॉमिक क्राइसिस को साधारण भाषा में कहें तो कंगाल होने जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में एर्दोगान ने नया फॉर्मूला निकाला, नया शगुफा निकला, और नया शगुफा यह था कि ड्रीम ऑफ ऑटोमन एम्पायर, हिस्टोरिकल ड्रीम ऑफ ऑटोमन एम्पायर के पूरी हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करेंगे, हिस्टोरिकल अपना एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और पूरा ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने का सपना दोबारा से देखा जाने लगा, ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने का सपना दोबारा से देखा जाने लगा, और यहीं से सिस्टम जो है वो बदलना शुरू हुआ, और एर्दोगान ने पूरी दुनिया के मामलों में इंटरफियर करना शुरू किया, उंगलीबाजी करनी शुरू करी। और उस उंगलीबाजी में उसे सबसे पहले चाहिए थे फ्रेंड्स, और इनको सबसे बड़ा एक पंटर टाइप का दोस्त चाहिए था जो इसके कहे अनुसार खड़ा हो तो हो जाए, बैठे ये कहे बैठ जा तो बैठ जाए। पैसे इसके पास है नहीं, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल और इसके हिस्टोरिकल नाम को कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर ले, और ऐसा दोस्त इसे पाकिस्तान की फॉर्म में मिल गया, और पाकिस्तान के निकम्मे लीडर इमरान खान की फॉर्म में मिल गया। और यहां आप देखेंगे इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान और टर्की के झंडे बिल्कुल सेम है, एक में लाल रंग है और एक में हरा रंग है, और जो चांद है वो गलबहियां डाल रहा है, और ये इमरान खान और ये एर्दोगान, दोनों की दोस्ती जबरदस्त। और इन्हें ऑब्वियस सी बात है दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन बोलना पड़ेगा। इससे पहले कभी भी टर्की का इंडिया के मामलों में ज्यादा सा इंटरफियर कभी नहीं होता था। टर्की एक बहुत ही न्यूट्रल और सेक्युलर पॉलिसी अपना कर चलता था, और जो लगभग अमेरिका का स्टैंड होता था वही स्टैंड टर्की लेकर चलता था। और यहां पर इंडिया से कोई खास इनके रिलेशंस डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, हमारे जो हीरो वगैरह थे वो इस्तांबुल वगैरह घूमने चले जाते थे या जो भी था, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे खुलकर अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए उन्हें एक दोस्त चाहिए था, वो ये पाकिस्तान मिल गया। और पाकिस्तान को दोस्त प्रूव करने के लिए पाकिस्तान के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाली बात थी। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को सपोर्ट देने की बात आई, तो यहां पर जानबूझकर पाकिस्तान को सपोर्ट देने की बात आई, तो यहां जानबूझकर पाकिस्तान को सिर्फ एक ही मामले में सपोर्ट चाहिए होती है, कश्मीर में। और टर्की इस जो सपोर्ट है इसे खुलकर प्रोवाइड कर रहा है, और कश्मीर के इशू के अंदर पाकिस्तान का खुलकर साथ देना शुरू कर चुका है। रीसेंट जो इंफॉर्मेशन या रीसेंट न्यूज है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की जाए तो 46वां सेशन हो रहा था। इस 46वां सेशन के अंदर 46वां सेशन हो रहा था, 46वां सेशन हो रहा था। और इस 46वें यानी 46वां सेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इंडिया को अपोज करके ये कहा कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है, वो भारत का विरोध कर रहे हैं, कश्मीरियों को दोबारा से 370 लगा के दी जाए। और जो भी सिचुएशन है वो खुले तौर पर कही गई, जिस तरीके से खुले तौर पर कही गई, या यूं कहें कि पाकिस्तान का खुला समर्थन किया गया। इंडिया के तेवर चढ़ने लाजमी थे कि एक पिद्दा सा देश किसी टाइम पर एम्पायर होगा सो होगा। हमारे यहाँ के भी बहुत बड़े बड़े एम्पायर रहे हैं इतिहास में, टर्किश से कोई कम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ज्यादा ही होंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आज के दिन देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी टर्की की इकोनॉमी से कई गुना बड़ी है। इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी है बहुत बड़ा है, मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, ताकत के मामले में बहुत बड़े हैं। पिद्दा सा अदना सा देश अगर इंडिया के मामले में टांग अड़ा रहा है तो क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में टर्की को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं इस मामले में कह रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐसा पहली बार नहीं है कि टर्की बीच में बोल रहा हो, ऐसा पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि टर्की की कितनी बड़ी साजिश है कि वो कश्मीर के अंदर अलगाववाद को दोबारा भड़काना चाह रहा है। और इसके पीछे मैंने पूरे के पूरे फैक्ट्स ग्रीस की रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ग्रीस के एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर वर्ड्स में कहा गया है कि एर्दोगान के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका नाम है अदनान तरडीवर्दी। इन अदनान तरडीवर्दी के अंडर में एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सादात। और इस इसका ये कौन है? ये टर्किश, सीरिया और टर्किश के लड़ाके हैं। सीरिया और टर्की के लड़ाके हैं, वॉरियर्स हैं, और जो मतलब मिलिटेंट्स हैं, मिलिशिया है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध करना होता है। आर्मेनिया अजरबैजान लड़ाई के अंदर इन्हीं लड़ाकों को इस्तेमाल किया गया। सीरिया के अंदर हमले करने में इन्हीं सादात के लड़ाकों को इस्तेमाल किया गया। ईरान से पंगे लेने के लिए इन्हीं सादात के लड़ाकों को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्हीं सादात के लड़ाकों का बेस कश्मीर के अंदर बनाने की भी तैयारी चल रही है, और इसके लिए टर्की जो है वो मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कश्मीर के एक भगोड़े सैयद गुलाम नबी सैयद गुलाम नबी फई, जिसे अमेरिका के अंदर 2 साल जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि वो टैक्स चोरी कर रहा था और कश्मीर के अंदर टेररिस्टों की भर्ती करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। 2 साल जेल काट चुका है। टर्की ने उसके साथ एसोसिएशन किया कि उसका बेस इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर बनवाया जाए, ताकि वो कश्मीर के मामले के अंदर कश्मीर के मामले के अंदर दोबारा से अलगाववाद भड़का सके और पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। अगर टर्की इसमें कामयाब हो जाता है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान लगेगा कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस लायक है कि वो टर्की के इस मंसूबे को रोक सके या टर्की को कमजोर करके उसे पीछे हटा सके। यहीं से आज का डिस्कशन शुरू होता है। और मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, मुझे पूरा भरोसा है, और भले ही मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने रोजगार के मामले में आपने देखा होगा कि मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनलिज्म के मामले में मैं मोदी सरकार के पूरे तरीके से समर्थन करता हूं कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत को कहीं कमजोर नहीं छोड़ा, और नेशनल इंटरेस्ट के मामले में इनके ऊपर पूरा भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार सरकार की कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आवाज उठाना जरूरी होता है, और रोजगार के मामले में यही काम करना जरूरी है। रोजगार के मामले में यही काम करना जरूरी है, सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहिए। अब मोदी सरकार की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी वीकनेस या हमारे इंटरनल मैटर्स टर्की के कश्मीर के अंदर इंटरफियर कर रहा है और हमारे दुश्मन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। मुझे मतलब नहीं है वो इस्लाम के नाम पे करे या किसी भी नाम पे करे, लेकिन अगर बात की जाए तो टर्की की भी यहां पर 4 कमजोरियां हैं, ये समझ लीजिए। टर्की की बहुत तगड़ी तगड़ी 4 कमजोरियां, और उसमें सबसे बड़ी कमजोरी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला अगर कमजोरी के मामले में देखेंगे तो आर्मेनिया टर्की की खूब तगड़ी लड़ाई है, खूब जबरदस्त लड़ाई है, एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन हैं। साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट भी टर्की का बहुत गलत और तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी के साथ ग्रीस। अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो आपको यहां नजर आएगा कि टर्की असलियत में 3 तरफ से 3 प्रॉब्लम्स, बल्कि 4 प्रॉब्लम्स टर्की का इंतजार कर रही होती हैं और घिरा हुआ है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से टर्की को उसकी ही भाषा में सबक सिखाया जाता है कि बेटा अगर तू पाकिस्तान का साथ देगा और कश्मीर के मामले में फालतू बोलेगा तो तेरे को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। असलियत में टर्की की जो सबसे 4 प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं उसमें एक है ग्रीस के साथ टर्की का वॉर। इस टाइम पर दोनों मिलिट्रीज आमने सामने हैं, वॉर होने की सिचुएशन में है, क्योंकि टर्की के ऊपर आरोप है कि टर्की जो है उसके मतलब वाटर स्पेस और इकोनॉमिक जोन के अंदर इंटरफियर कर रहा है। दूसरा मामला यहां पर साइप्रस का है। साइप्रस के मामले में भी पूरा यूरोप साइप्रस के साथ है और टर्की ने जबरदस्ती उसके आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तीसरा मामला यहां पर आर्मेनिया का है, और आर्मेनिया के अंदर आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 के अंदर, जिसके अंदर 15 लाख आर्मेनियंस को जिंदा जला दिया गया था और मार दिया गया था सिर्फ इसलिए कि कहीं वो रशिया के साथ ना हो जाएं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आर्मेनियंस चाहते हैं कि टर्की उसके लिए माफी मांगे और हर्जाना दे, लेकिन टर्की जो है वो उस चीज को प्राउडली वो कहता है कि ये मेरा नेशनलिज्म था और नेशन के नाम पे उसको मार दिया गया, और मारा तो कोई बात नहीं। इस तरीके की सिचुएशन को जब आप देखते हैं तो यहां पर टर्की और आर्मेनिया के बीच में 36 का आंकड़ा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया का कश्मीर तो इंडिया के हाथ में है, टर्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां इस इलाके के अंदर कुर्द प्रॉब्लम। कुर्द एक जिस तरीके से अरब हैं, जिस तरीके से ईरानियन हैं, जिस तरीके से तुर्क हैं, ऐसे ही कुर्द हैं, और कुर्दों की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 करोड़ के आसपास है, और वो 4 देशों में बटे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और मजे की बात ये वही कुर्द हैं जो अमेरिका की सबसे ज्यादा ताकतवर लॉबी, मतलब बहुत
पूरे इस मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर अमेरिका का कोई कम्युनिटी साथ देती है तो वो कुर्द हैं, जबरदस्त लेवल पर। और मजे की बात ये कुर्दों की खास बात कि इनके बहुत सारे नाम आपके इंडियन नामों से मिलता जुलता मिलेगा, जैसे अंकिता, जैसे शिव, जैसे प्रसाद, जैसे सीता। बाद में इस्लामिक नाम मिलेंगे लेकिन शुरुआत में आपको ऐसे नाम मिलेंगे। तो काफी ज्यादा इथनिसिटी के मामले में ये आपके पास भी नजर आएंगे, आपके करीब नजर आएंगे। अगर इस कुर्दिस्तान को मैं आपको ढंग से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये इलाका जो है ये कुर्दिश रीजन है। और टर्की का ये जो कुर्दिश रीजन है वो टर्की के लिए समस्या बना हुआ है। और टर्की की समस्या बनने के लिए यहां अल्टीमेट लेवल पर कुर्दिश से टर्की की प्रॉब्लम चल रही हैं। और यहां तक कि टर्की को इनसे निपटने के लिए ड्रोन से लेकर दूसरे हमले करने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना, इनको हथियार प्रोवाइड करवा दे इंडिया। ये कश्मीर के अंदर जाएगा, हम कुर्दिस्तान में जाएंगे, लड़ते हैं बेटा, तू हमारा भूख हम तेरा भूखेंगे। कश्मीरियों को तो हम अपना बना भी लेंगे, कुर्दिश तुम्हारे साथ हजारों करोड़ों सालों से, हजारों सालों से, जब तक यहाँ इस्लाम आया तब से तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें लड़ेंगे, तुम्हारे को लड़ेंगे। सबसे कमजोर नस्ल ये है। और इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर ये लोग कुर्दिस्तान में हैं, यानी यहाँ कुर्दिश लोग बसे हुए हैं। अब इतने सारे इलाके में 4 देशों के अंदर कुर्दिश लोग बसे हुए हैं। और इन चारों देशों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो कुर्दिश लोग हैं, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी इस तरीके से है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी जो है वो टर्की के अंदर है। टर्की को डिस्टर्ब आराम से किया जा सकता है। और क्योंकि टर्की को डिस्टर्ब कर सकते हो तो तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। दूसरा, आर्मेनिया के साथ मैंने आपको बता दिया, साइप्रस का आधा हिस्सा टर्की ने कब्जा कर रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। ग्रीस के अंदर शिप्स वगैरह जो हैं वो एक दूसरे के इलाके में, ग्रीस के इलाके में सर्वे कर रहे हैं। और ग्रीस को इस चीज से प्रॉब्लम है, ग्रीस के तेल के ऊपर ही अपना अधिकार जमा रहा है। और यहीं से टर्की और ग्रीस की लड़ाई शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। और यहां आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो आर्मेनिया को हराने के लिए टर्की का ड्रोन और टर्की की अजरबैजान को मदद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों यहां आप देखते हैं, ये जो इस कलर में, ग्रीनिश कलर में है, ये ग्रीस है। और ग्रीस के चारों तरफ ये टापू फैले हुए हैं और इधर ये साइप्रस है। ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में यहां टर्की के इलाकों के अंदर जाकर, ग्रीस के इलाकों के अंदर जाकर टर्की के जहाज अपना इंपॉर्टेंट वो क्या नाम है एक्सकेवेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टर्की को ऑब्जेक्शन है। और इसी वजह से, क्योंकि टर्की का ऑब्जेक्शन है और ग्रीस का ऑब्जेक्शन है, टर्की बदमाशी दिखा रहा है। ऐसे में ग्रीस के साथ फ्रांस भी आ गया है। अब ऐसे में इंडिया को भी चाहिए कि ग्रीस का खुलकर मदद करनी शुरू कर दे और टर्की का इस मामले में क्रिटिसिज्म करे और खुलकर करे। यहां पर साइप्रस के मामले में आधा साइप्रस टर्की ने हथियार रखा है। साइप्रस की विजिट करें, साइप्रस को सपोर्ट करें और जितना हो सकता है करें। हमारी भारत सरकार कर रही है। आर्मेनिया के मामले में भी मोदी जी ने खुलकर तुर्की की विरोध कर चुके हैं। ग्रीस के मामले में ग्रीस को सपोर्ट कर चुके हैं। अब यहां अगर आप देखेंगे तो फ्रांस अल्टीमेट लेवल पर, यहां पर इन दोनों की असलियत में और दुनिया में टर्की को कोई निपटाए या ना निपटाए, फ्रांस निपटाएगा। क्योंकि और फ्रांस तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ही। रीजन क्या है? रीजन ये है ईस्ट मेडिटेरेनियन सी। और टर्की इस लीबिया के इलाके तक अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना दबदबा, अपना प्रभाव बनाना चाहता है और यहां तक अपनी नेवल फोर्स को इकट्ठी करना चाहता है। अब जब यहां तक अपनी नेवल फोर्स को इकट्ठी करना चाहता है तो यहां इस मेडिटेरेनियन सी में सबसे ज्यादा ताकतवर और बड़ा देश है फ्रांस। उसके बाद आता है इटली। और फ्रांस और इटली खासकर कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहां पर टर्की की पावर बढ़े। अब क्योंकि फ्रांस और इटली कभी नहीं चाहेंगे, यही रीजन है जैसे ही टर्की का पंगा ग्रीस से हुआ, फ्रांस ने अपनी नेवी जो है वो ग्रीस की मदद करने के लिए भेज दी और यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले जाके वहां खड़ा कर दिया कि बेटा अब बोल। यहां आप खुलकर फ्रांस का सपोर्ट कीजिए और जहां टर्की फालतू बोले, टर्की के अगेंस्ट खड़े होने की खुलकर कोशिश कीजिए। जिस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टर्की हमारे कश्मीर इशू को इंटरनल मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही खुलकर इंडिया को भी टर्की के अगेंस्ट
आवाज उठानी चाहिए और टर्की ना तिलमिला उठे तो वो बोलना, क्योंकि जब तक आप आज की दुनिया के अंदर, जब हथियारों की दौड़ अपने चरम पर है और दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, जब तक आप इन लोगों को इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सॉफ्ट पावर से कुछ नहीं होने वाला। टर्की को टर्की की औकात दिखाकर बात करनी पड़ेगी। और ये जो 46 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 46 जो सेशन के अंदर जो भाषण दिया है, टर्की ऐसा भाषण देते हुए अगली बार 100 बार सोचे कि क्या उसे ऐसा भाषण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या उसकी ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या उसे पाकिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, पूरी ताकत के मतलब फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की जो सरकार है वो इसी तरफ कमोबेश इसी तरफ बढ़ रही है।